क्या दोस्तों, अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और मुझे आप लोगों के प्यार जो मिल रहा है इसमें कि स्टूडेंट्स के अलावा जो बिजनेसमैन हैं वो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, जो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, उनका भी फीडबैक आया कि वो लोग भी इसको वीडियो को देख के समझ रहे हैं कि अकाउंटेंट उनका जो काम कर रहा है वो कितना कठिन है और क्या क्या चीज़ें उसको समस्या आती हैं। तो वो लोग भी उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो। और जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट साइड के, कॉमर्स साइड के और साइंस साइड के, वो भी अपने जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो अपने जो कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हैं। और जो साइंस और आर्ट साइड वाले हैं उनके लिए तो एकदम नई चीज़ है बिल्कुल उनके लिए। तो वो चीज़ को समझ के अच्छे से सीख पा रहे हैं। और अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स की संडे फ्री क्लासेस इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि जितने भी कैंडिडेट देखें वो सीखें। क्योंकि सीजन 1 हमारा ऑफलाइन गया था, लेकिन सीजन 2 हमारा हमने ये ऑनलाइन यूट्यूब में क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ाया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स भी आए थे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डाउट खत्म किए थे, आज भी सारे डाउट्स में सबसे आखिरी वाला जो वो रहेगा सेशन उसमें ही दे पाऊँगा। कुछ बच्चों की शिकायत ये आई थी कि सर आपके वीडियो सर काफ़ी सारे उसमें आ रहे हैं पार्ट्स में। तो मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मैंने प्ले लिस्ट में क्लास 1 क्लास 2 उसमें लेके मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि आप लोगों को क्लासेस के हिसाब से प्ले लिस्ट के हिसाब से 1 2 3 में सारे सेक्शन मिल जाएंगे आपको किसी भी क्लास के। जिनको भी डाउट्स हो वो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लास 1 में हमने बेसिक की बात की थी जितने भी, और क्लास 2 के हमने कुछ जो थे पहले का जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया था, है ना, 3 गोल्डन रूल्स के बारे में। और उसके बाद हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की थी, अच्छे से समझ में आ गया। पर कुछ बच्चों का डाउट था कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरा वो वाले पुराने वाले वीडियो पे जाके आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए तो सही। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। हो कि आप रिपीटेड वही सवाल पूछेंगे सर ये चीज़ कैसे होगी, तो आप जाके देखो। आप क्या करते हैं, आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप करने से वो चीज़ आपके पास नहीं पहुँच पाती। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा कि हमने बुक्स की बात की थी, तो हमारी पहली बात थी कैश बुक। तो अब हमने जब बुक्स की हम बात कर चुके, तो कैश बुक, बैंक बुक, इस तरह से 5 रजिस्टर हमने मैंने बताए थे, कैश बुक, बैंक बुक और परचेज, सेल्स और जर्नल। तो आप उसमें कंफर्टेबल होंगे, और नहीं है तो आप पीछे वाले मेरे वीडियो क्लास नंबर 2 देख सकते हैं। जो क्लास 2 है उस वो वाले जो प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका है आज का कैश एंड हैंड का। तो सोचते बस कैश एंड हैंड का मतलब कितना है, खर्चा किया और पैसा का हिसाब नोट कर लिया, ऐसा नहीं होता। खर्चा किया, खर्चे पे भी काफ़ी सारे वो होते रहते हैं कि आपको किस तरह से उसको फॉलो करना है। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने बनाए हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को पहले नोट कर लीजिए। कैश वाउचर शुड बी मेड, कैश वाउचर शुड बी मेड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर 2, कैश ट्रांजेक्शन एंट्री मस्ट बी पास्ड on same day or after the transaction date. Third point, in case of petty cash, the entry should be passed on the date of amount or expenses sheet provided by petty cash holder to head office. The nature of point number 3, the nature of expenses is very essential part of cash voucher, as voucher can't be made without proper head. अगला पॉइंट, सिग्नेचर ऑफ रिसीवर ऑन वाउचर एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगला पॉइंट, क्लर्क, कैशियर, अकाउंटेंट, ऑथराइज्ड पर्सन सिग्नेचर। जो पॉइंट है क्लर्क कॉमा कैशियर कॉमा अकाउंटेंट कॉमा ऑथराइज्ड पर्सन सिग्नेचर शुड बी डन एट द टाइम ऑफ पास of entry in books. अगला पॉइंट है, द वाउचर मस्ट बी अटैच्ड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगला पॉइंट है, रेवेन्यू स्टाम्प टू बी फिक्स्ड इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹5000। ये यूपी के अंदर 5000 की लिमिट है, और आपके स्टेट में डिफरेंट में हो सकता है कोई और लिमिट हो। कैश पेमेंट लिमिट, कैश पेमेंट लिमिट इन a single day ऑब्लिक सेम पर्सन इज 10,000 एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टर्स 35,000। और नेक्स्ट पॉइंट है, एसेट्स और एक्सपेंसेस ऑब्लिक पेमेंट्स ऑल आर बाउंड इन द लिमिट ऑफ 10,000 पर डे पर पर्सन
नेक्स्ट पॉइंट है कैश रिसीप्ट इज अलाउड 2 lakhs। पहला है कैश वाउचर शुड बी मेड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ये कह रहे हैं हर ट्रांजेक्शन का, यानी कि दिन में हमारे पास 10 ट्रांजेक्शन हुए हमारे पास, माना 1 दिसंबर को मंडे था, जितना मुझे याद है, हाँ मंडे था, 1 दिसंबर को 10 ट्रांजेक्शन हुए, यानी 10 कैश का लेन देन हुआ, तो उसके 10 कैश के वाउचर बनने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तो बात ये हो गई कि हर ट्रांजेक्शन का वाउचर होना चाहिए, चाहे पैसे आने का चाहे पैसे जाने का। दूसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि सेम डे उस दिन हो या आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेट। मीन्स ये हो गया कि या तो आप उस वाउचर को 1 तारीख को पास करें जिससे कि वो सेम डे हो जाएगा, या फिर उसकी डेट के बाद, यानी कि आप 2 तारीख को 3 तारीख को फर्दर जो भी होगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी छुट्टी हो गई या अकाउंटेंट ही नहीं आ पाया और कैश का अकाउंट की जो एंट्री है पास वो नहीं हो पाई, काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ी है। कुछ जगह सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि सॉफ्टवेयर कैश की एंट्री कहते हैं रियल टाइम में ही पास होनी चाहिए, जैसे आज ही पास करो, उस केस में हो जाता है ऐसा। और कुछ जगह ये भी है कि आप बैकडेट में जाके भी आप सेम डे की एंट्री पास कर सकते हैं, चॉइस अपनी रहती है, पर सही कायदा ये है कि सेम डे में एंट्री पास हो। तो पहला पॉइंट है, मैंने आपसे ये अच्छे से डिस्कस हो गया है, आई होप इसमें आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हमारे पॉइंट 2 कैश वाउचर हो गया ट्रांजेक्शन का, सेकंड हो गया हमारा सेम डे आफ्टर ड्यू डेट ट्रांजेक्शन। पेटी कैश का टॉपिक मैं आपको ये कैश इन हैंड का टॉपिक होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि कैश पेटी कैश अपने आप में सेपरेट टॉपिक है, अच्छे से समझ गए बहुत फायदेमंद रहेगा। पेटी कैश अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला पॉइंट पेटी कैश के बाद वाला ये बात कर रहा है कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी खर्चे का क्या नेचर है। ये सबसे बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है अकाउंटिंग का। आप कहोगे सर कि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस यानी कि ये कह रहा है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, खर्चे की प्रकृति। खर्चे की प्रकृति, खर्चे की प्रकृति क्या है। अब कहोगे सर इसका मतलब हुआ कि खर्चे की प्रकृति का मतलब क्या हुआ। खर्चे की प्रकृति का या नेचर ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि आपने जो खर्चा कर रहे हो उसका क्या नेचर है। क्या उसका नेचर ऐसा है कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, या हमने अपनी बिजनेस को चलाते रहने के लिए, बिजनेस को लगातार जारी रहे उसके लिए हमने कोई खर्चा किया। जैसे कि अब समझिए मशीन, हमारी मशीन है फैक्ट्री में, हमारे पास एक फैक्ट्री है उसमें मशीन है, तो मशीन आपने जब अपने यहाँ चला रहे हैं तो मशीन में कुछ टूट फूट भी होती है। मशीन को चलाते रहने के लिए ऑयलिंग है और भी चीज़ें रहती हैं, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब खर्चे होते हैं। तो आपने उसके लिए पेमेंट किया, तो अब वो किस में जाएगा, वो खर्चा जाएगा मशीन रिपेयर में। ठीक है, आपने उसमें आपने जैसे कहा कि साहब नहीं मेरे पास तो सर मैं तो हूँ एक ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर के पास खर्चे इस तरह के आएंगे ट्रेडर के पास कि आपने कहा मशीन जो हमारी है इसमें ट्रेडर का मशीन तो अभी नहीं, जो बंदा माल बनाता नहीं है, ट्रेडर करता क्या वो खरीदता बेचता है। तो वहाँ पर समझो एग्जाम्पल कि आपने कहा कि शॉप एक्सपेंसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया था क्लास 2 में आपको, शॉप एक्सपेंसेस दुकान के खर्चे, कोई लिख देता है जनरल एक्सपेंसेस, कोई लिखता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इस तरह की सोचे। मैं आपसे थोड़ा कहूँगा कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस में बहुत से लोग क्या करते हैं, सारी बच्चे कुचे खर्चे उसमें डालने की कोशिश करते हैं, ये ना कीजिए, बहुत गलत होता है। जनरल एक्सपेंसेस में भी खर्चे नहीं डालें इस तरह के, उनके जो डेडिकेटेड हेड है वो बनाए अपने, जिससे कि क्या है ना कि जो भी आपका रीडर है या भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करने आएगा, ऑडिटर चेक करने आएगा, या फर्म का मालिक ही यानी बिजनेसमैन वो भी चेक करने आपका आएगा, तो वो भी तो कहेगा कि क्या चीज़ है आपका, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैन हेड हो गया खर्चे का, तो उसके साथ इंडस्ट्री वाइज है
किसी इंडस्ट्री में कुछ चल रहा है और किसी इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है, तो हम नहीं कह सकते किस में कैसे होगा। पर ये ट्रेडर के हेड में वो क्या करेगा, ट्रेडर कोई भी अगर एसेट क्रिएट करता है कोई खर्चे करने में, तो उसकी वो एसेट में जाएगी, और वो एसेट की बजाय वो क्या करता है, वो अपने यहाँ जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए रोज के खर्चे होते हैं, चाय पानी का खर्चा हो गया, या फिर माल जो बेचा उसने, तो माल बेचने पे जो उसने कैश पैसे दिए, लेबर को पैसे दे दिए, किसी फेस्टिवल के खर्चे के पैसे दिए, ये सब क्या है, ये सब नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, खर्चे की प्रकृति। यानी कि आपने आपके कैशियर ने किसी को पेमेंट कर दिया, कैशियर ने किसी को पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये का खर्चा क्या है वो अपने पास नोट करना भूल गया, तो फिर क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो कहेगा सर खर्चा तो हुआ है। आप कहोगे खर्चा भाई किस चीज़ का खर्चा बता तो दो मुझे, तो वो कहेगा नहीं सर खर्चा तो हुआ है पर मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों, उसने नोट नहीं किया। अगर वो उसी टाइम पे नोट कर लेता कि ये खर्चा इसके अंतर्गत हो रहा है, आप कहोगे सर मतलब क्या हुआ इस बात का, मतलब ये हुआ, एक कहावत है, पहले सुन लो कहावत, हिंदी की कहावत है, अच्छी कहावत है, पहले लिख बाद में दे, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। कैशियर ने क्या किया, उसने लेके पेमेंट किया किसी को 5,000 का, मैं बात की थी, अमाउंट पेड किया उसने 5,000 का। अब यहाँ पर उसने लिखा नहीं कुछ भी कि किसको दिया पैसा, तो अब समस्या क्या आएगी, उसको पेमेंट करते समय क्या, मैंने कहा ना एवरी ट्रांजेक्शन का होना चाहिए, हर ट्रांजेक्शन को अपना एक बाउचर डेडिकेटेड होना चाहिए, उसने वहाँ पे बाउचर डेडिकेटेड नहीं बनाया, तो यहाँ पे परेशानी आई एक तो, और परेशानी क्या आई, उसको ये पता नहीं है कि ये खर्चा किस मद में है, यानी किस खर्चे के अंतर्गत है, ये उसको किस में हम डिफाइन करेंगे। बॉस बोले आप तो घर ले गए पैसा, क्या अगर नहीं सर खर्चा तो यहाँ पे हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 2-4 जगह से पता करके, यानी कि गेट पर पे जाकर पता करोगे कि कौन कौन आया था, तब गेट से मालूम पड़ा डिटेल निकली कि साहब ये पर्सन आए थे, उसमें जाकर ट्रैक किया, वो देखा हम मिस्टर श्याम आए थे, मिस्टर मोहन आए थे, एक्सेट्रा कुछ भी बंदा आता खर्चा हुआ, या कोई किसी भी 5-6 तरह के आपने जब लगाए सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके चेक किया तो मालूम पड़ा, या फिर आपने CCTV कैमरे से जाकर देखा तो मालूम पड़ा आपको हाँ ऐसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं नीड किसकी हुई, इसी रूल की, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो खाते से ले। अगर उसने पहले वहां पर नोट कर दिया होता 5,000 रुपये खर्चा, उसने फ्रेट का दिया है, फ्रेट पेड किया है, तो क्या उसको दिक्कत आ गई। अब फ्रेट जो होते हैं फ्रेट आउटवर्ड इनवर्ड, तो वो लिख देते फ्रेट आउटवर्ड, ठीक है। आप कहोगे सर खर्चा उसने पेमेंट ऐसा तो कर नहीं दिया होगा, कोई ना कोई सपोर्ट ही लगाइए। वही तो मैंने कहा था आपसे, सिक्योरिटी कंट्रोल जो आप लगाओगे उसमें जो एक वो होता है सपोर्टिंग के बिना तो अकाउंटिंग में बड़ी रहती है कि सब डाउट कि सपोर्टिंग नहीं है, खर्चा ही नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट भी क्या कहता है, डिपार्टमेंट क्या कहता है, आपके पास जो खर्चा किया है उसका एविडेंस रखो, तो एविडेंस कहाँ से लाओगे, वही जो ट्रांसपोर्ट की स्लिप है, तो आपको सर स्लिप देख के सब मालूम पड़ जाएगा, फिर क्यों दिमाग मारना इसलिए जो खर्चा इनवार्ड है आउटवार्ड है ये भी तो देखना पड़ेगा। वो तो बहुत से इसमें कहेंगे सर उसमें सर वो लगी होती है GR, जो GR से कंफर्टेबल तो बता दूँ, एक बिल्टी होती है, बिल्टी ट्रांसपोर्ट की, जिस पर लिखा होता है किसने भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम, गुड्स की डिटेल लिखी होती है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि गुड्स की स्टेट को आया, GR नंबर होता है डेडिकेटेड, इस तरह से काफ़ी डिटेल्स उसमें होती है, इवन उसमें GSTN नंबर वगैरह भी सब होता है। तो आपको ये बात तो क्लियर हुई कि अगर उस बंदे ने ये चीज़ यहाँ पे उसने नोट कर ली फ्रेट आउटवर्ड, और उसमें वो स्लिप अटैच करना भूल गया, ये तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसने अगर पेमेंट किया है और जितना लिखा है तो ये भी लिखा हुआ कि किस ट्रांसपोर्ट को दिया पैसा। अभी ये टॉपिक इतना ज़्यादा लंबा चले जाएगा ना, आप इसमें डिस्कस करते जाओगे, क्यों, जर्नल में जो एंट्री आती है, मैंने आपसे पहले कहा था पिछली क्लास में, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि जो एंट्री ना कैश में आए, ना परचेज में आए, ना बैंक में आए, ना सेल में आए, वो एंट्री कहाँ जाएगी, वो सब जर्नल में जाएगी। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ हो, क्योंकि आपका ये एग्जाम्पल दे दूँ मैं कि समस्या क्या पे आएगी,
मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर श्यामलाल ने आपको ट्रांसपोर्ट की एक पेमेंट देने आया था 5,000 रुपये का। आपका ये मैं यहाँ से गुड्स भेजा था आपने, तो उसके लिए मुझे आपने 5,000 रुपये खर्चे के दे दीजिए, जिससे कि मैं आपका पेमेंट मेरा बराबर हो जाए। उसने आपको पेमेंट की स्लिप, आपने उसमें क्या नाम है पेमेंट आपने किया, उसने पेमेंट की पे वाउचर पे लेके साइन कर दिए कैश वाउचर के ऊपर। उसने अपनी GR लगा दी आपको और GR लेके दे दी। GR मतलब बिल्टी कही थी आपसे, बिल्टी, तो बिल्टी उसने दे दी। तो आपकी जब बिल्टी दे दी तो आपके पास ये हो गया कि चलो ठीक है हमारा पेमेंट पूरा हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, होता क्या है कि बहुत सी जगह जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनके 5-5 लाख के फेड हो जाते हैं, कभी कभी 5-5 लाख के फेड भी होते हैं, 1,000 रुपये के फेड भी होते हैं। अब जो बड़ी कंपनी है उसका काम क्या है, बड़ी कंपनी वाले कहते हैं भैया कि हम रोज रोज कैश पेमेंट नहीं करने वाले। आपको मैंने इन्हीं पॉइंट्स में नोट कराया था कि 2 लाख से ऊपर वाली लिमिट है ये, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी भी ये कह देती है आप हमारे रेगुलर जो वो है वेंडर है, यानी कि खर्चे वगैरह हमको आप पेमेंट कर रहे हैं हम आपको, तो एक तरह से आप अपने पास इसका हिसाब हमको मंथली बिलिंग कर दो। आप इसको मंथली बिलिंग कर दो, या आप इसको ये कर सकते हो कि वीकली एक बिल बना के भेज दो। यानी कि आपकी छोटी छोटी बिल्टियाँ आई, उन बिल्टियों की सबको इकट्ठा करके आपने हर 15 दिन में एक बिल कर दिया। मंथली बिलिंग तो क्या देती हैं, तो अब इसका मतलब ये होगा कि मंथली जो बिलिंग होगी आपकी, उसके अंदर सारे उसने लेके अपने एविडेंस लगा दिए होंगे। मतलब ये कि अगर उसने महीने में 50 उसके जो कंसाइनमेंट आपके उसने भेजे, और जो ये जरूरी कि वो भेजने वाले हो, माल जाने के भी आने की, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट वाला थोड़ा ना कि एक ही काम कर रहा है, वो केवल माल भेजने वाले ही है, वो माल आने के लिए भी बात का काम कर रहा है, यानी काम दोनों ही करता है, वो लाने का भी ले आने का भी। तो आपको उसमें सेग्रीगेट करना पड़ता है, यानी उसमें छांटना पड़ता है कि कौन सा गुड्स जाने का है, कौन सा गुड्स आने का है। तो वही काम मैं बता रहा हूँ कि अगर उस वाले केस के अंदर आपसे मिस्टर श्यामलाल जो 5,000 रुपये ले गए थे, वो अगर गलती से या जानबूझकर, दोनों चीज़ें हो सकती है, ज़्यादातर गलती का चांसेस रहता है, क्योंकि बड़े व्यापारी जो होते हैं वो गड़बड़ नहीं करना चाहते। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं और जिनको पता है कि बस एक बार काम हो रहा है, वो गड़बड़ कर सकते हैं इस तरह की। आप कहोगे साहब बड़े तो और गड़बड़ करते हैं। मैं भैया, मैं किसी से मेरा झगड़ा नहीं है, मेरा सिंपल ये है, बड़े बिजनेस का मतलब ये है जो अपने बुक्स को अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, वो गड़बड़ ना हो इसकी कोशिश करते हैं। तो उनकी कोशिश रहती है जितने भी ट्रांजेक्शन हो उनको प्रॉपर तरीके से वो डिटेल को नोट करें, ठीक है। तो वो ये गलती करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको भी अपना एक अच्छा फेस होना चाहिए कि इनकी यहाँ गुडविल है नाम की। ये नहीं कि साहब आज गए कल गायब हो गया बंदा, ऐसा नहीं है। तो इसमें अब क्या हुआ, गलती से 5,000 रुपये का उसने एक पेमेंट आपके पास और लगा दिया, यानी कि पेमेंट आपसे ले गया। और एक वो वाली जो वो थी बिल्टी की आपको एक कॉपी देगा। अब ट्रांसपोर्ट की बिल्टी की 3-4 कॉपी होती हैं, तो उसने एक कॉपी तो आपको दे दी, एक बिल्टी कॉपी उसने अपने पास आपके यहाँ लगा दी बिलिंग में दोबारा से, यानी कि पेमेंट के लिए आप पेमेंट 1 टाइम तो कर चुकी, मंथली बिलिंग में वो वाला पेमेंट फिर रिपीट हो सकता है। क्या करोगे उसमें, यानी कि लॉस किसका है, बिजनेस का लॉस है, व्यापार का लॉस है 5,000 रुपये का। आपका जो आप जिसकी अकाउंट पे बुक्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग में करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उस बंदे के 5,000 रुपये का लॉस आपके ही नाम से आएगा कि भाई आपकी वजह से 5,000 रुपये ज़्यादा चले गए। आप कहोगे सर ये चीज़ तो मालूम कैसे पड़ेगी, यही बात है कि इसकी मालूम कैसे पड़ेगी, मालूम पड़ेगी ऐसे, जो अकाउंटेंट है उतना अगर गंभीर है काम चेक करने में अपना, कि मैं काम कुछ अच्छे से चेक करूँ, तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप क्या करो, उसका पेमेंट करते समय बस पार्टी का नाम डेबिट कर दो, खर्चा बुक मत करो, अपने खर्चा बुक मत करो, केवल पार्टी का नाम डेबिट करो पेमेंट करते समय। आप कहोगे सर वो जो फिर वो फेड इन बार कैसे मालूम पड़ेगा, लिख दो ना उस पर कि फेड इन बार के या फेड आउट बार के मद में दिए, फेड आउट बार के लिए दिए, आप उसमें रेफरेंस सब डाल दो, बस उसमें केवल पार्टी को आप उसमें लेके डेबिट कर दो। कैशियर को खास इंस्ट्रक्शन कि किसी भी ट्रांसपोर्टर जो हमारा, जो ये बात तो सब जानते हैं कैशियर भी, कि कौन सा हमारा रेगुलर ट्रांसपोर्टर है और कौन सा कभी कभी एक आध बार साल में आया है। कभी कभी वाला है वो तो वो हेड टू हेड उसको नाम में दिखाएगा खर्चा, और अकाउंटेंट उसको कहेगा भाई ये तो काम ही नहीं होता इससे, वो हाल के अकाउंटेंट उस वाले वाउचर में लेके नाम डाल देगा कि इस वाले हेड में डेबिट कर दो। उससे क्या होगा, खर्चा बुक हो गया हमारा। आप कहोगे सर कि कैश में भी तो सीधे एंट्री पास कर सकते हैं। अब तो कैश में एंट्री पास कर सकते हो, बहुत सिंपल एंट्री पास करोगे क्या, फेड इन बार
डेबिट या फिट आउटवर्ड डेबिट टू कैश इन हैंड, काम खत्म। उसमें आप सब नेशन डाल दो। यही फंस जाते हो, यही फंस जाते हो। कैसे? आपने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया, 5,000 आपने पेमेंट कर दिया, और उसके बाद जब वो बंदा आपको फिर उसने 5,000 पेमेंट ले लिया, जब बिलिंग करेगा वो बिल में 5,000 रुपये का वाला वाउचर फिर से रिपीट करेगा। तो अगर बिल किसी का माना बन के आ रहा है 5 लाख रुपये का महीने का, तो 5,05,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे। 5,000 डबल पेमेंट हो गया। ये डबल पेमेंट जो है ना, ये आपकी फर्म का भी लॉस है। कोई भी खर्चा करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन में पहले नोट कर लो। कुछ लोग क्या करते थे, पहले भी चलता था अब भी चलते हैं, एक कॉपी बनाते थे, उस कॉपी में केवल ट्रांजेक्शन नोट कर दिए कि कितनी सेल कर रहे हैं, कितनी परचेज कर रहे हैं, कितने पेमेंट कैश में जा रहे हैं। आप कहोगे सर उसकी तो बातें बनते हैं एंड टू एंड। भाई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है अवेलेबल, या फिर जो अकाउंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, या कैशियर अवेलेबल नहीं है ढंग से, तो जो बंदा बैठा है वो उस कॉपी में नोट कर देगा लिखे ये वाला दिया, और वो डॉक्यूमेंट अटैच करते जाएगा। उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आराम से आप अपना, जब बंदा अकाउंटेंट अपना कल आएगा वो देख लेगा, उसे पूछते जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट की जो वो है उसकी रिसीप्ट वगैरह वो भी करते जाएगा। सर पेमेंट करते समय उसने जो सिग्नेचर किए होंगे वो कैसे करोगे? वो कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे? भैया कैश के वाउचर तो हैं, आपको हेड कौन सा है वो तो नहीं पता। भैया पेमेंट किया, इस पर साइन कर दें, अमाउंट 5,000 रुपये डाल के, उसे मतलब आपके हेड से किसी से नहीं है। उसे मतलब है कि हेड में डेबिट किया, उससे मतलब किस चीज़ से, कि 5,000 मिलने चाहिए, आपने लिखे 5,000 रुपये पेड किए, बस उसे दे देखा 5,000 रुपये लिखे हुए, अपना वो साइन कर देगा। चाहे आप उसके नाम में डालो, चाहे आप खर्चे के नाम में डालो, रिसीवर को पेमेंट लेने से मतलब है 5,000 रुपये को दिख रहे हैं वो साइन कर देगा। मान लिखेंगे 15,000, कहेगा भाई 5,000 दे दो, 15,000 क्या साइन करवा रहे हो, वो तो नहीं होगा ना, तो इसलिए 5,000 पे साइन कर देगा। सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी अपनी चॉइस है कैसे करनी है। सब लोग अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं, पर कैश का ट्रांजेक्शन कम हो गया है। आपको अगर UPI से पेमेंट का सिस्टम हो जाएगा, अगर UPI से हुआ तो बैंक के थ्रू हो गया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये हुआ कि जो UPI सिस्टम जो है हम उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, मगर UPI में दिक्कत क्या है, UPI केवल सेविंग्स खाते की बात करता है, सेविंग्स अकाउंट की। करेंट अकाउंट की बात UPI नहीं करता। UPI की उसमें करेंट अकाउंट के लिए IMPS वगैरह सुविधाएं हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए हर किसी खाता नंबर मंगाओ, मतलब UPI से जितना आसान नहीं है करेंट अकाउंट से करना। तो अब कहोगे सर फिर तो सर एक तरह से ये डीमोटिवेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल डीमोटिवेट वाली बात लगती है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके पास सारी जितनी भी पार्टियों से रोज का ट्रांजेक्शन होता है, उनके पेमेंट की सब लिस्ट आती है, और वो पेमेंट की लिस्ट के हिसाब से ही वो उनका पेमेंट करवाते रहते हैं। उनके टर्म्स होते हैं कि मंथली पेमेंट करेंगे, या वीकली पेमेंट कर देंगे, या हर महीने की 7 तारीख को पेमेंट, आपका सबका सारा पेमेंट जितना भी है सब वो कर देंगे। बहुत सी पार्टियाँ हैं कि आपका 31 तारीख तक का जितना भी बिल आए हम पेमेंट आपकी 7 तारीख को कर देंगे, आप आओ बताओ, अब आपका पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपके खाते में हम भेज देंगे। आपकी सैलरी आई मंथली, तो एम्प्लॉयर ने लेके 500 एम्प्लॉय की सैलरी दी, कैश नहीं दी, सबकी सब उसने ऑनलाइन भेजी। तो बैंक को एक बना के लिस्ट भेजते थे, ला जाओ भाई ये पेमेंट का बैंक को दे, तो बैंक वाले अपने आप ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात रही हमारी कि कैश की जो समस्याएं हैं वो इस वायर रूल की वजह से, कि आपने अगर फेड आउटवर्ड नोट कर लिया होता तो वहाँ पर समस्या नहीं आती। आप कहोगे सर बिल्टी देख के कर लिया, हाँ बिल्टी देख के आप इसको कर सकते हैं खर्चा डिसाइड। क्योंकि देखो अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक लेवल पे, अभी इसमें और ज़्यादा इसमें आएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा कैश का आपको भी डाउट रहेगा। तभी मेरे हिसाब से 12 पॉइंट हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, कैशियर का खर्चे का हो गया। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे का नेचर क्या है, फेड आउटवर्ड, और ये नहीं पता आपको तो एंट्री किसमें डेबिट होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, जो पेमेंट प्राप्त करने वाले हैं वो सब वाउचर पर साइन करेंगे। अभी कही थी आपसे सेम बात, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है आपने पहले से अपना, कि जो भी आप पेमेंट करेंगे उस बंदा उस पर पेमेंट पे साइन करेगा। उससे क्या होगा, आपके पास एक कहते हैं काउंटर कि साहब मेरे पास आपका सबूत है कि आपको मैंने पेमेंट किया है। क्लर्क तो एक स्टाफ हो गया। वैसे क्लर्क का काम जो होता है थोड़ा सा ऑफिस का बैक ऑफिस में काम करने के हिसाब से रहता है। देखो मैं ज़्यादा उसमें सोचूं कि इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से जाऊँ वो तो मुश्किल है, क्योंकि अब तो एक तो क्लर्क वर्ड भी खत्म हो गया है, क्लर्क वर्ड है ही नहीं। अब ज़्यादातर का नाम चलता है असिस्टेंट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इस तरह या हेड अकाउंटेंट, तो इस तरह से काफ़ी चलते हैं। तो
क्लर्क समझो एक कॉमन हो गया, स्टाफ टाइप में हो गया, तो बंदा काम कर रहा है कैशियर। ये बंदा कैश पेमेंट कर रहा है, पेमेंट या पेमेंट को रिसीव्ड या फिर कैश का रिसीव कर रहा है। किसको कर रहा है रिसीव? ये कैश को रिसीव कर रहा है या पेमेंट कर रहा है। इसके अलावा मैंने बताया था कि और भी, जैसे कि बॉस का कॉल अटेंड करना है। बॉस का कॉल मतलब कोई भी फ़ोन आया बाहर से कंपनी में कि साहब मुझे बात करनी है बॉस से, तो बॉस को फ़ोन ट्रांसफर कर दिया। या कोई किसी का फ़ोन आया कि साहब मुझे फला व्यक्ति से बात करनी है आपके यहाँ से, तो यानी कि वो एक तरह से कैशियर कम टेलीफोन ऑपरेटर का काम भी कर रहा है। अब कैशियर का जवाब इतना है कि आप कैश पेमेंट जितना भी कर रहे हो वो हिसाब बना दो। पहले नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले दिन भर में कम से कम 500 ट्रांजेक्शन होते थे कैश में। क्यों? क्योंकि कोई बस में पहले कैश की पाबंदी थी नहीं, तो कैशियर पे बहुत सारे काम रहते थे। अब क्या है कि कैशियर पे काम कम रहता है। ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं होता, पर काम होता है, पर कम होता है पहले मुकाबले, क्योंकि ज़्यादातर बैंक से पेमेंट वगैरह का सीन रहता है। आगे अकाउंटेंट। अकाउंटेंट साहब ये हो गए वो जो अल्टीमेट सब इनकी एंट्रीज को पास करेंगे बुक्स में। यानी पास करेंगे मीन्स ये बंदा वो है जो सबसे इन सब में एक्सपर्ट है अपने काम में। अकाउंटेंट वो है। आपका बारे में यहाँ का नाम क्या है? यहाँ का नाम क्या है? अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स। ये वही अकाउंटेंट है जो एक्सपर्ट बनने के बाद अकाउंटिंग कर रहा है। यानी कि सिग्नेचर, यानी कि या तो साइन हो कि बाउचर पर साइन होने चाहिए क्लर्क के, क्योंकि जब मैंने कहा ना कैशियर मौजूद नहीं है, अकाउंटेंट मौजूद नहीं है, तो कोई भी बंदे ने आके आपका बाउचर बना दिया, भाई चल पैसे ले जा, साइन कर जा, हेड वगैरह तो बोलो, जब आएंगे कैशियर या फिर अकाउंटेंट साहब वो अपने आप देख लेंगे, आप पैसे ले जाओ अभी तो, ठीक है। तो ये बंदे के सिग्नेचर होगी, ठीक है। ये हेडिंग सिग्नेचर, तो ये सिग्नेचर इसके बंदे निकल लिए। अगर कैशियर दिया है तो वो बंदा अपने साइन करेगा कैशियर। अकाउंटेंट साहब अगर साइन करवाने की अथॉरिटी, कुछ जगह होता है कि साहब बिना अकाउंटेंट की मर्जी के पेमेंट नहीं होगा। अकाउंटेंट इसमें तो बहुत समस्या रहेगी, हर पेमेंट के लिए अकाउंटेंट पे भगना पड़ेगा। और सपोज का अकाउंटेंट छुट्टी पर तो काम ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात करें, ऐसा होता है। उसमें क्या होता है, ऑथराइज्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। ये अकाउंटेंट भी हो सकता है, यानी इसमें कितने बंदे, इसमें अकाउंटेंट बंदा भी हो सकता है। आपको अकाउंटेंट ऑलरेडी है, मतलब ये है कि इसको मैनेजमेंट ने असाइन कर रखा है कि आपको सारे खर्चों का अप्रूवल आपको करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ आपको ही उसका, जब तक आप उसको साइन नहीं करोगे, ओके नहीं करोगे, कोई पेमेंट नहीं होगा। और बुक्स में भी एंट्री पास आपके सिग्नेचर के बाद ही होगी। ये बहुत अथॉरिटी दी जाती है हर कंपनी में, जैसे कि एक कंट्रोल रहे। कहते हैं ना इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ये कंट्रोल है, जो बंदा कंट्रोल करता है इस चीज़ को कि भाई ऐसा ना हो कि कोई गलत खर्चा। सपोज करो एक छोटी सी बात एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल आ गया राम एंड कंपनी के नाम की, राम एंड कंपनी के नाम से एक बिल आया, ठीक है। वो बिल आया 6,000 रुपये का, ठीक है। अब ये बिलिंग उसने की थी, बिलिंग किसको की थी? बिलिंग की थी उसने मोहन एंड कंपनी को, ठीक है। अब बहुत चीज ध्यान वाली बात है कि मोहन एंड कंपनी के नाम पे बिलिंग की थी। ये हो गया, ये कौन है? सेलर, जो सेलर। ये कौन है? ये परचेजर है ना, सेलर परचेजर ये। अगर सेलर परचेजर ये है और ये फर्म में जो बैठे, ये फर्म का नाम समझ लो श्याम, ऐसे कर लो, मैं अपना नाम श्याम एंड कंपनी कर लो, श्याम एंड कंपनी हमने किया, तो श्याम एंड कंपनी है। अब श्याम एंड कंपनी वाला जो है उसके अगर कोई बिलिंग आएगी मोहन एंड कंपनी की, तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? वो कहेगा भाई बिल तो मेरे यहाँ का है ही नहीं, बिल जब मेरे यहाँ का है ही नहीं तो मैं कैसे कर लूँगा? तो ये काम किसका है? इस बंदे का, कि भाई साइन तो करो, देख तो लो। आप कहोगे सर अगर बंदा ऑथराइज्ड पर्सन है, टॉप मैनेजमेंट बंदा बैठा हुआ है, क्या उसके बाद फुर्सत होगी? फुर्सत तो नहीं होगी, बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये अकाउंटेंट सब वहाँ से है ना, कैसे वहाँ से ये भी तो कंट्रोल लगाएंगे। ऐसा नहीं कैसे कि आँख बंद करेगा पैसे देगा, कोई भी आया भाई पैसे तो मैं जाऊँ जल्दी, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बंदा आप पे आएगा ना तो आप एकदम चीज़ें को अरे नहीं समझ जाना भाई साहब, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कितना भी बड़ी कंपनी वैसा बैठी है ना, वो क्या कहते हैं, भैया आप आए हो, बैठो सुकून से आराम से, पहले हमारे जो बिल है उसको अप्रूव तो हो जाने दो,
आप कहोगे सर फिर तो कैश का लेन देन तो बहुत दिक्कत आएगा, तभी तो अगर कैश का मालूम पड़ा फिर आपके पास आया भाई साहब मुझे 20,000 रुपये चाहिए, कैश पेमेंट आज की आज कर दो, आप कहोगे सर कहाँ से हो पाएगा, लिमिट तो 10,000 की है। तो फिर लिमिट किसने बताई? अकाउंटेंट ने। समझे? किसने बताई लिमिट? अकाउंटेंट ने। जब अकाउंटेंट लिमिट बताएगा आपको तो इसका मतलब उसने चेक किया ना कि 20,000 का पेमेंट की लिमिट तो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो हमारी बात कर रहे हैं वो अकाउंटेंट साहब हैं, कैशियर साहब के नाम तो देखेंगे अपना, ये भी तो मैनेजमेंट का नाम है, बताना कि हमारे नाम में है। समझे? ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि ऐसा केस हो गया है कि उन्होंने अपनी एंट्री पास कर दी, बाद में मंथली जब परचेज वगैरह में जब मिलान करने बैठे, बाद में जब भी वो मिलान करने बैठे तो मालूम पड़ा कि उसके अंदर ये वाला नाम का आदमी का तो बिल है ही नहीं उसके नाम में, क्योंकि बिल कर रही मॉडर्न कंपनी के नाम में। तो श्याम एंड कंपनी वाला बंदा है वो उसके यहाँ जब वो बिल नहीं शो कर रहा ऑनलाइन पोर्टल पे जीएसटी के पे, तो वो बंदा समझ जाएगा कि मेरे पास ये वाला बिल नहीं है। जब वो वाला बिल को वो करवाएंगे चेकिंग तो मालूम पड़ेगा वो वाला बिल तो मोहन एंड कंपनी के नाम में है और हमारे यहाँ उसकी एंट्री फीड गलत कर दी है। अब कहोगे सर अगर बिल आया कैशियर के पास तो उसने पेमेंट भी कर दिया होगा, पेमेंट कर सकता है। अब कहोगे सर माल भी तो लेके आया होगा, भाई अगर बंदा माल लेके नहीं आया, जो आपका सवाल अच्छा जरूरत है कि भाई माल लेके आया तभी तो पेमेंट दिया होगा, अब जब आपने मंगाया नहीं होगा तो कैसे वो माल ले लोगे? मैं कह रहा हूँ माल के बच्चों को माल तो नहीं लाया। अगर कोई सर्विस का बिल हो तो यानी कि भाड़े का बिल हो गया, आपके बगल वाली फैक्ट्री है, बात समझना, आपकी बिल्डिंग नंबर है 1, उसकी बिल्डिंग नंबर 2 है, उसका नाम है मोहन एंड कंपनी, आपका श्याम एंड कंपनी। अब वो गुड्स वहाँ पे जाया तो वो बाहर आया और फिर उसके जब लौट के पहुँचा बॉस ने कहा भाई पैसे ले आ जाके भाड़े के, तो फिर 5,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये का जो बिल है वो फिर भाड़े का बिल लेके आया। अब उसने तो सपोज करो बंदा दूसरा आ गया। ये किससे होते हैं मैं सबसे आपसे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये अपनी रियल लाइफ में ये फेस किए हैं, ऐसे केसेस हमने देखे हैं। तो ऑडिट के टाइम में बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आती है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है जो आपको ना आए, इसलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है। तो इसमें क्या है कि बंदा उसने दूसरा भेजा, वो बंदे ने गलती से नाम नहीं पढ़ा, उसने कहा साहब कि उसने कहा कि वो बिल्डिंग है वहाँ पर बिल्डिंग पहली वाली होगी, ऐसे करके बोल दिया। बंदा दूसरा आया उसने फटाफट से नाम पढ़ा नहीं, भाई साहब आपके यहाँ पेमेंट है, और सपोज करो ये सामान कंपनी वाले के गेट कीपर ने बंदे को अपने आने दिया, आ जा भैया, भाई बंदा बिल लेके आया है। जो गेट पे बंदा बैठा होता है वो इतना वो क्या कहते हैं इंटेलिजेंट वो जरूरी नहीं है। आप कहोगे सर कि मतलब एकदम अनपढ़ बढ़ जाएगा, अनपढ़ तो नहीं बैठेगा, पर ये कि थोड़ा बंदे को इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ इन चीज़ों में, अकाउंटिंग में हिसाब से या फिर खर्चे, थोड़ा सा उसको ये गाइड तो किया जाता है सिक्योरिटी वालों को कि जो भी बंदा आएगा उसकी एंट्री कर दो, अपने ये कर दो। पर हर कंपनी में नहीं होता, छोटी मोटी कंपनी में ये चीज़ें इतने बंदे परफेक्ट रखे जाते नहीं है। देखो बंदा परफेक्ट लाओगे महंगा आएगा, और बंदा कम परफेक्ट लाओगे तो थोड़े से कम पैसे में आ जाएगा। ये बात एक एम्प्लॉय भी जानता है कि अगर कम सैलरी वाला बंदा है तो गलती ज़्यादा करने के चांसेस रहेगा। पर वो वाली बात नहीं, वो सुना आपने कि एक कहावत है सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, है ना। तो वाली कहावत भी थोड़ी सी फिट भी बैठती है, और वो एक उस पर इसका एक वो भी है अलग, इसका मतलब अलग कहावत, ऊँची दुकान फीके पकवान। अब दो चीज़ होगी ना, आप कहोगे सर महंगा आदमी आएगा तो अच्छा काम करेगा, जरूरी नहीं है, और सस्ता आदमी आएगा और वो खराब काम करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये बस सिचुएशन का अंतर पड़ जाता है, केवल अंतर किसका है? सिचुएशन का। इसलिए जो गेट पे बंदा बैठा हुआ है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो बंदा हर चीज़ वो चेक कर ले। तो कभी कभी बंदा वो मिस कर सकता है, वो कि क्या बिलों में नाम ऊपर नीचे इस तरह लिखे होते हैं, फर्म के बिजनेस के नाम, फर्म के नाम समझ में नहीं आते कि कौन सा नाम कैसे पढ़ना है। तो वो उसमें राम एंड कंपनी ने मोहन कंपनी खरीदा, उसने श्याम से हाँ एंड कंपनी है, हाँ ठीक है, सपोज करो ये एंड उसका दिख रहा है अजीब सा, उसने हाँ श्याम नाम से हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। देखो इन चीज़ों में बहुत इतने सारे वो हो जाते हैं कॉन्फिडेंस। अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बिल किसी का, ये तो कैश की बात कर रहा हूँ, परचेज में, जनरल में इतने खर्चे ऐसे जो डेबिट हो जाते हैं जो हमारे है ही नहीं। वो कब क्या पकड़ में आते हैं? मंथली या जीएसटी में पकड़ में आए थे, या फिर पकड़ में कब आते हैं? वो क्वार्टरली या ईयरली में, जब कोई आप चेक करने बैठे हिसाब किताब, या फिर आपकी ऑडिट हुई, ऑडिट में आपकी सीए फर्म जो आपने लगाई उनकी टीम ने देखा
तो उन्होंने वो गलती पकड़ी। उसमें क्या हुआ, लॉस किसका हुआ, बॉस का। कहोगे सर कि वो पैसे हम तो उससे रिकवर करने की 6,000 रुपये की कहेंगे, भैया वो तो उसकी चॉइस है कि, और आपका आपस में लेन देन क्या है। वो कहते भाई साहब मैं तो जानते ही नहीं कौन हो आप, पैसे मेरे पास से पैसे उनके पास से आ गए। वो फिर जब फर्म का लॉस हो जाता है ना, फिर आप वो तो फिर ये रिकवरी होना हो किस्मत की बात है, पर जेन्युइन जो नैस होती है उसके हिसाब से हम देखें तो अगर हमने यहाँ पे अपने ऑथराइज्ड पर्सन पे हमने बंदा बैठा रखा है, तो क्लर्क हुआ, कैशियर हुआ, अकाउंटेंट हुआ या ऑथराइज्ड पर्सन, जो भी आपने अपने ऑथराइज कर रखा है, कोई किसी ने जनरल मैनेजर को ऑथराइज कर रखा है, किसी ने किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर रखा है कंपनी के केस में, किसी ने कहा कि बिजनेस का जो मालिक है ऑनर है वो ही साइन करेगा, किसी ने कहा किसी पार्टनर को ऑथराइज कर रखा है, XYZ को भी। पर ये बात ध्यान रखना, ये जो बंदे बैठे हैं ऑथराइजेशन पे इनके पास फुर्सत नहीं होती है। वो क्या कहते हैं, अगर आपने चेक कर लिया आप इसमें सबसे ओके हो तब मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, यानी वो कैशियर से कहते हैं, अकाउंटेंट से कहते हैं, या फिर स्टाफ से कहते हैं, यानी क्लर्क से कहते हैं कि भाई आपने अगर सब चेक कर लिया है तब मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ पेमेंट के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती। आपको अगर से अकाउंटेंट हो तो अकाउंटेंट तो भाई पहले से ही बंदा दिमाग ये लगा के चेक करेगा ना कि भाई ये वाला खर्चा जो बुक कर रहा हूँ वो सही आना चाहिए, उसमें दिक्कत वाला काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये कहा कि सिग्नेचर, अच्छा आप कहोगे सर सिग्नेचर से क्या हो जाएगा। सिग्नेचर इज द की ऑफ लूप होल्स, मतलब ये वो चाबी है सिग्नेचर कि किस बंदे ने पेमेंट किया। अगर पेमेंट इसने किया है क्लर्क ने, आपका सवाल क्लर्क से भाई पेमेंट कैसे कर दिया, किसका खर्चा था, क्या था, जवाब देगा क्लर्क, कैशियर जवाब देगा, अकाउंटेंट जवाब देगा, जिसने साइन किए हैं उस पर ये साइन। अब ये क्या कहता है, मैं तो भाई सारे जो भी, अब देखो एक बात समझना, ये बहुत खास बात है, इस पे अच्छे जो है वो हिलाते हैं बताने के लिए कि साहब ये पर्सन है, इसने कहा कैशियर से कि इसने इसके आदेश क्या है, फर्स्ट चेक देन कम फॉर अप्रूवल, यानी कि इसने इससे कह दिया कैशियर से कि भाई पहले आप अपने पास चेक कर लो और मेरे पास आना जब आप बिल्कुल परफेक्ट इसमें चेक करके कंफर्म हो जाओ। यानी उसने भी जिम्मेदारी किस पर डाल दी, जो पेमेंट के लिए वाउचर लाया है। ठीक है, यानी कैशियर बंदा जो है उसके लिए ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली, कैशियर के लिए, क्रेडिट के लिए, अकाउंटेंट के लिए, अगर वो ऑथराइज्ड पर्सन से साइन करवाए तो उसके पास सब चीज़ सही लेके जाए। अब ये मालिक हो सकता है, GM, इनके पास फुर्सत नहीं होती इन चीज़ों के लिए, वो डिटेल में देखें। ये बहुत एसेंशियल पॉइंट है, मैंने आपको सर बोलना शायद रह गया क्या, ये था द वाउचर मस्ट बी अटैच्ड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। शायद ये आपका पॉइंट शायद नोट करने रह गया होगा, मुझे शायद लगता है ऐसा, वैसे होना नहीं चाहिए पर ठीक है। इसमें क्या है, ये बात की हम इसमें इतनी बात कह रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उसका जो वो होता है आपका सपोर्टिंग वाउचर, वो अटैच होना चाहिए। अगर वो अटैच है तो आप उसमें समझो कि आपका 99% की एक्यूरेसी आ जाती है कि पेमेंट जो हो रहा है पेमेंट किस मद में हो रहा है, मतलब किस खर्चे के हिसाब से हो रहा है, या क्या यहाँ पे जरूरी था या नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी हो गया। आपको सपोर्टिंग क्या होती है, सपोर्टिंग मतलब जैसे अभी बात की थी हमने बिल्टी, अगर ट्रांसपोर्टर अपनी बिल्टी बेच दी वो सपोर्टिंग हो गई। किसी ने पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवाने पे ज़्यादातर लोग देखा मैंने कि वो बिल कटवाते नहीं है, और कंपनी में रूल होता है कि आप अगर पेमेंट चाहिए आपको रिम्बर्समेंट का, कन्वेंस का, तो बिल ला के दीजिए। तो वो पेट्रोल पंप वाले से इलेक्ट्रॉनिक वाले आजकल बिलिंग हो जाती है, या फिर बिलिंग वो क्या नाम है हाथ से बना के देखते हैं, जैसे भी करके XYZ वो वाली पर्ची ला के देगा, मेन डॉक्यूमेंट में आप उसको अटैच कर लोगे। इससे फायदे क्या रहेगा, कल को डिपार्टमेंट ने कहा आपके खर्चे सब फर्जी हैं, आपका एविडेंस है ही नहीं, तो आप कहो सर एविडेंस है मेरे पास, देखो सर ट्रांसपोर्ट की पर्ची लगी है, सर पेट्रोल की पर्ची लगी हुई है, सर ये होटल से जो खाने का मंगाया था, जो हमने जो मेहमान आए थे, क्योंकि कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि मेहमान लोग आते हैं, मेहमान मीन से मतलब हो गया वेटर, या वेटर समझो कि आपका बायर जो आपसे माल परचेज करने वाला वो बंदा आया, या आपका जो सेलर जो आपको माल बेचने आया। अतिथि देवो भव, यानी अतिथि यानी मेहमान भगवान का स्वरूप होता है।
सुबह बाहर आए हैं, शाम तक रुकेंगे। तो पहले तो जब वो आए हैं उस समय उनको नाश्ता दिया जाता है, नाश्ता चाय या कॉफ़ी जो भी आपका होता है, और बहुत से लेमन टी और ग्रीन टी वगैरह सब होते हैं जो हेल्थी रसी रहती हैं। इस तरह से उसका खर्चा हुआ। इसके बाद आपने कहा सर कि हमारे पास जो हमने सर नाश्ते का काम तो सर कंपनी के उसमें से कर दिया, लेकिन अब जो सर खाने का सामान आएगा वो बाहर से मंगाना पड़ेगा, यानी खाने की चीज़ें, यानी खाना, यानी कि कहते फूड। तो आपने होटल से बिल कर मंगवा लिया, यानी रेस्टोरेंट से बिल मंगवा लिया खाने का, उसको लेके आपने अटैच कर दिया। जब आपने उसको अटैच कर दिया तो वो क्या हुआ आपके लिए, एविडेंस कि भाई ये वाला खर्चा हुआ है और इस डेट को खर्चा हुआ था, तो वो हमने उसको लेके अटैच कर दिया मेन बाउचर से। अच्छा, आपको मैं एक थोड़ा सा सजेशन दे दूँ, बाकी आपकी मर्जी है, फॉलो करो ना करो, कि जो कंप्यूटर प्रिंटेड से मतलब जो छोटी मशीन होती है ना, जो कैश POS होती है, वहाँ से जो प्रिंट होकर मशीन प्रिंट होकर आई थी, पर्ची आई थी, पर्ची काटी, वो पर्ची की आप फोटो स्टेट कर लेती है, क्योंकि होता है क्या, पर्ची की उसकी इंक जल्दी से वैनिश मतलब गायब हो जाती है, जल्दी मतलब हाल नहीं, महीने 2 महीने में, या कभी कभी बहुत सी मशीनों की इंक लंबी भी चल जाती है। पर 90% केस मैंने ऐसे देखे हैं कि पर्ची जो लगी है उसमें से सब डिटेल से उड़ जाती है। सबसे अच्छा उसका तरीका रहता है, जैसी पर्ची आई उसकी लेके फोटो स्टेट की, और फिर आपको उसे फोटो स्टेट से फ़ायदा क्या है, फिर तो बंदा डुप्लीकेट ही कर सकता है। आप उसमें वो पर्ची भी अटैच कीजिए सपोर्टिंग के रूप में, और वो फोटो स्टेट भी अटैच कीजिए। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, अब अभी डिपार्टमेंट का बंदा भी आया है आपसे जवाब पूछने, आपका बहुत सारी पर्ची है, वही पर्ची तो खाली है, खाली मतलब कोई दिक्कत नहीं पर्ची के अंदर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो तो कहता है भैया कि आपके पास सबूत ही नहीं मानेगा। आपको याद है किस होटल से मंगाया था, आप कहोगे सर मैंने से बाउचर में लिखा था, बाउचर में लिखा था 5 साल बाद आप अगर वो होटल पे गए कि आपको उस फला डेट को मैं निकालो सेल क्या वो डेटा लेके बैठे हो आपके पास। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में, जो कहते हैं ना कि आप अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो खुद की जिम्मेदारी पे वाहन को स्पीड बढ़ाओ, या फिर क्योंकि अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो आपकी चोट लगेगी। वही बात अकाउंटेंट को समझाया जा रहा है कि भैया आप जो भी खर्चा कर रहे हो उस खर्चे की जितने भी सपोर्टिंग थे उसको अटैच करते जाओ। आप क्या करोगे कि सर ये मेरा वाउचर है, ये सारे उसके अटैच सपोर्टिंग थे, जो सपोर्टिंग्स के अंदर आपने अटैच कर रखा है एक एक खर्चा, उससे क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट उसके अंदर लगी रहेगी। जब नंबर ऑफ लिस्ट लगी है तो जिसका मतलब ये हुआ आपको इस बात की परेशानी नहीं होगी कि कौन सा खर्चा किस उससे हुआ था दुकान से। और जब उसकी फोटो स्टेट लगी होगी तो पर्ची में से इनको उड़ भी जाए तो भी आप वाली फोटो स्टेट में सर देखिए सर ये वाली हमने फोटो स्टेट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली पर्चियों में से इंक उड़ जाती है, इसलिए आपके सर बाद में क्या डॉक्यूमेंट पेश करेंगी। तो एक तो इनकम टैक्स वाले भी उस चीज़ को अगर क्रॉस चेक करने के जाते हैं तो वो फोटो स्टेट में सब लिखा हुआ ना, तो वही पर्ची में देख के उस डिपार्टमेंट वाले कंसर्न दुकानदार पर चेक करेंगे, वो कहेगा हाँ साहब इस वाले साल में हमारा ये पर्ची सबूत है मैच कर रहा है, क्योंकि वो भी तो चोरी नहीं करता, और चोरी कर रहा होगा तो उसके पास नहीं होगा, तो कहा मेरे पास तो है ही नहीं। तो आपने जो था उसने कहा ये वाली पर्ची जो है, ये वाली पर्ची से आप मैच कर लो, तो उसने दुकानदार ने उसको लेके दिखा दिया डिपार्टमेंट को, देखो साहब ये हमने इसको सेल किया था, दिखाना वगैरह दिखा था। तो आप उससे क्या करोगे कि हाँ भाई खर्चा मैच हो गया, तो डिपार्टमेंट का काम पूरा हो गया। इसमें किसका फायदा रहा, अकाउंटेंट का सबसे बड़ा, क्यों, उसको मालिक की सुननी नहीं पड़ेगी। डिपार्टमेंट आपके ऊपर कोई लगाता है पेनल्टी वगैरह, तो सबसे पहले मालिक क्या कहता है, अरे यार अकाउंटेंट बेकार है, इसने लेकर सब फंसा दिया यार, सुनते हैं नहीं। और सबसे बड़ी बात ये अकाउंट डिपार्टमेंट को सब कहते हैं ये खर्च का डिपार्टमेंट है, पर खर्चे नहीं, पर जब जो सबसे ज़्यादा काम दिया जाता है, ये डिपार्टमेंट ऐसा है जब आदमी फंसता है ना तो इस डिपार्टमेंट की ही सहायता से काम चलता है। आप कहोगे सर ये बात तो सही है कि अकाउंट करना जरूरी है, पर ये कैसे कह सकते हो कि फंसेगा इसलिए जब डिपार्टमेंट ने किसी ने पकड़ा, इनकम टैक्स ने पकड़ा, तो किससे मांगेगा, अकाउंटेंट से ना। अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटेंट हेल्प का काम कर रहा है हर किसी को, कि भैया आपकी बुक्स में हमने लिख दिया है आप देख लीजिए। तो मतलब कहने का ये है अकाउंटेंट की कोशिश होनी चाहिए कि सही अकाउंटेंसी करे इस तरह से सपोर्टिंग के हिसाब से। रेवेन्यू स्टाम्प, इस रेवेन्यू स्टाम्प के बारे में अगर आप में से कोई अगर आपके कोर्ट कचहरी गए होंगे तो वहाँ पर रेवेन्यू स्टाम्प देखे होंगे आपने, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नोटराइज करवाना होता है तो उसके लिए रेवेन्यू स्टाम्प का पहले से चलता था। अब तो वहाँ पे ऑनलाइन क्या कहते हैं, ऑनलाइन निकलने लगी है
रेवेन्यू की जो है स्टाम्प तो अब कम हो गई, तो रेवेन्यू स्टाम्प पर 1 रुपये का अभी वो पोस्ट ऑफिस वगैरह से मिल जाते हैं आपको। सर उसका क्या काम है? देखो एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो आपसे कहती है कि एक आप क्या करो, रेवेन्यू स्टाम्प जो भी ट्रांजेक्शन हो 5,000 से ऊपर का उस पर लगा दो। मैं आप ये बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। अगर आपकी स्टेट में जो भी हो रेवेन्यू स्टाम्प की लिमिट वो आप देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे राज्य हैं, मुझे सबकी लिमिट नहीं पता, पर यूपी के अंदर अभी 5,000 रुपये के रेवेन्यू स्टाम्प की जो वो है रूल चल रहा है कि 5,000 से ऊपर खर्चा है तो उसे आप रेवेन्यू स्टाम्प उसमें लगाएं। तो आपने जैसे पेमेंट इस बंदे को आपने 6,000 का पेमेंट किया, ठीक है, तो उसमें आपने एक रेवेन्यू स्टाम्प लगा दी 1 रुपये की, उस बंदे ने साइन कर दिया। चाहे वो साइन करे रेवेन्यू स्टाम्प के ऊपर, चाहे साइन करे वो साइड से उस पर आपने, तो आपको ये एक काम जरूर करना है फॉर द कॉशन कि इस रेवेन्यू स्टाम्प का मिस यूज ना हो, तो उस पर क्रॉस लगा दो भाई कि ये यूज हो चुकी है। बहुत से कर दे गए कि लिया रेवेन्यू स्टाम्प उखाड़ी और लेके फिर लगा दी, तो उसको लेके रेवेन्यू स्टाम्प को लेके वहाँ पे क्रॉस कर दो। क्रॉस से क्या होगा, हमारी रेवेन्यू स्टाम्प फिर बेकार हो गई, यानी लग गई, इस्तेमाल हो गई, ठीक है। तो रेवेन्यू स्टाम्प का नहीं है सिंगल डे सेम पर्सन, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और होना भी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था और फिर से बताते हैं कि अगर हम किसी भी कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं, हम अभी काफ़ी देर से कैश ट्रांजेक्शन की बात ही कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा पेमेंट 10,000 से ऊपर है तो वो मैंने पहले भी बताया था क्लास 2 में भी 10,000 से ऊपर का पेमेंट अलाउड नहीं रहता। 10,000 से कम का पेमेंट ही अलाउड है एक दिन में, सिंगल डे सिंगल पर्सन। ये वर्ड अपने पास नोट कर लो, सिंगल डे और सिंगल पर्सन, यानी कि 7 तारीख है तो 7 दिसंबर को मैं जो खर्चा कर रहा हूँ तो मिस्टर राम उनको मैंने पेमेंट किया, तो मैं उनको पेमेंट हद से हद कर सकता हूँ कितने रुपए का, 10,000। बाकी पैसे कल आ जाना भाई, बस से कहते पैसे बाकी चाहिए कल आके कैसे जाना। आपने कहा भाई ऐसा है 15 का पेमेंट चाहिए, आप आज मुझसे आप 10,000 ले जाओ, 5,000 रुपये आपको कल दे दूंगा, या फिर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूँ वगैरह। ऑनलाइन कुछ नहीं जानता मैं, तो ये क्या जानता हूँ, जो हमारा कैश 10,000 की लिमिट वो किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। देखो 10,000 का पेमेंट, एक तो आपने किसी को पेमेंट किया केवल, यानी कि आपका एक रेगुलर ट्रांजेक्शन रहेगा कि आपने किसी से परचेज कर रहे हो उसका गुड्स, तो उससे पेमेंट बंदा आके कभी कैश मांग के लेगा आपसे, एक तो वो वाला पेमेंट हो गया, ठीक है। तो इसकी ये लिमिट है, ये है लिमिट। मैं आगे लिखता हूँ, पर डे पर पर्सन, ये बहुत खास बात है। एक व्यक्ति को एक दिन में हम 10,000 से ऊपर ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकते अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो हम बिजनेसमैन हैं, क्योंकि वो वाला खर्चा डिसअलाउड हो जाता है इनकम टैक्स के। तो जब इनकम टैक्स में वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा तो लॉस किसका है, बिजनेस का। इसलिए सब जगह ये बता दिया गया है आपको कैश पेमेंट को लिमिट में करना है 10,000 के अंदर, पहली बात। तो पेमेंट ने कहा कि रेगुलर खर्चा जो है वो 10,000 का होगा, ठीक है। हमने उसको पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का। ये वही है कि बिलिंग होती आ रही है, मतलब कभी कैश मांगने आ गया तो वाला पेमेंट हो गया। आप ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर लाए, फर्नीचर का अमाउंट है 15,000 रुपये, अब 20,000 कर लो, 20,000 का है और फर्नीचर का अमाउंट 20,000 रुपये का है। तो 20,000 रुपये का आपने फर्नीचर खरीदा, तो बोला साहब पैसे कैश दे दो। आपने कहा मैं तो जाता भैया पेमेंट होगा आपका कैश में होगा तो 10,000 रुपये की हम तो पेमेंट देंगे एक दिन में, आप 2 बार चक्कर लगा लो, 10,000 रुपये आज दे देता हूँ, 10,000 रुपये कल ले लूँगा, होता है। तो आपने एसेट परचेज की, अब फर्नीचर के लिए आपने 20,000 रुपये का पेमेंट था, बिल था, जितना बिल 20,000 रुपये का बिल था, उसमें उसकी लिमिट कितनी है 10,000 रुपये बस। 10 आपने लिए 7 तारीख को, 7 12 25 और फिर 10,000 रुपये दे दिया आपने 8 12 25, बस इतनी सी बात है। पर डे पर पर्सन की आपने लिमिट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब पेमेंट हो गया, एसेट्स आपको बोलता है पेमेंट एसेट का बात तो वही है, अंतर है भाई, ये सेटलमेंट हो गया फाइनल, ये सेटलमेंट हो गया कि आपने कहा कि बिल 20,000 का है, उसमें से आपको ये पेमेंट कर देना है कैश में, और ये आपका पेमेंट था रेगुलर पार्टीज का, तो परचेज करते आ रहे रेगुलर, तो बंदा पैसे मांगने आ गया, तो पैसे के लिए थोड़ी सी नीड पड़ रही है कैश की, नहीं सर होता है, ठीक है। ये आपका एसेट्स का हो गया। यहाँ पे आ जाओ, फिर लास्ट एक्सपेंसेज, और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेंसेज ही है, सबसे ज़्यादा पैसा नहीं करते हैं,
खर्चे खर्चे बहुत सारे खर्चे होते हैं इसमें। नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, टी एंड फूडिंग, 4-5 का खर्चा है ना। आपका रिपेयर मेंटेनेंस, इसमें सब आएंगी। कंप्यूटर रिपेयर, क्या कहते हैं, बिल्डिंग रिपेयर, बहुत सी जगह मतलब कैटेगरी में करते जाओगे। कंप्यूटर बिल्डिंग हो गया, कार रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर, कार रिपेयर, कंप्यूटर बिल्डिंग कार, और कौन से रहे, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर रिपेयर, फर्नीचर। इस तरह नंबर ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस में अगर जिनके यहाँ अगर डेडिकेटेड हेड नहीं खोले जाते, वो फिर रिपेयर मेंटेनेंस का एक कॉमन हेड खोल के सब खर्चे रिपेयर मेंटेनेंस में डालते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टी एंड फूडिंग हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। और भी खर्चे होंगे। अब तो खर्चे तो आप लिमिट के हिसाब से अनलिमिटेड खर्चे बना सकते हो, बस ये वो व्यापार के लिए हो। ऐसा ना हो कि आपके घर की सब्जी आप लेके आ रहे हो और दिखा रहे हो बिजनेस के अंदर, तो खर्चा हुआ, खर्चे लिमिट के साथ हो गए पर डे पर पर्सन। तो ये नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेंसेस कोई लिमिट नहीं है, बस लिमिट में 10,000 करोगे और 10 से ऊपर होगा तो आपको तो उसमें पाबंदी है। तो एक्सपेंसेस तो ये वाले हुए। इसमें बस गवर्नमेंट ने एक देखी एक्सेप्शन, अब कहते हैं हिंदी में अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद दे रखा है कि ट्रांसपोर्टर्स को 35,000 पर डे लिमिट प्रोवाइडेड, यानी कि ट्रांसपोर्टर के केस में केवल ये एक अपवाद के लिए अपवाद है, मात्र एक यही अपवाद है कि ट्रांसपोर्टर से उनको 35,000 रुपये तक का खर्चा आप जो है पैसे कैश में दे सकते हो एक दिन में, बस और कहीं नहीं। उसके पीछे लॉजिक ये वाला है कि क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो बाहर से माल लेके आते हैं या लोकल लेके आते हैं, तो वो इतना उनको सब्र नहीं होता, ना वेट नहीं कर पाते। किसी का भाड़ा बैठ रहा है 25,000 रुपये, वो किसी का वेट करेगा, पेमेंट मिले मैं जाऊँ। जो लिमिट है आपकी 10,000 रुपये पेमेंट की, एसेट्स की, एक्सपेंसेज की 10,000 लिमिट पर डे पर पर्सन रहेगी, और ट्रांसपोर्टर्स के केस में 35,000 रुपये तक की लिमिट रहेगी पर डे की। बस इतना ही टॉपिक है ये वाला। अच्छा, इसके अलावा अगला जो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को पेमेंट जैसे आप कर रहे हो, 10,000 लिमिट आपने लेके चले, तब कहोगे फिर तो नंबर ऑफ पेमेंट बंदा लेते जाएगा, वो जाएगा 10,000 रुपये दे दो मुझे। किसी को आपको पेमेंट करना है, साल में पेमेंट करना है 3.5 लाख का, 3.5 लाख का पेमेंट किसी बंदे के आपके ऊपर निकल रहे हैं, वो रोज आएगा भैया 10,000 रुपये दे दो, रोज आपने 10,000 बंदे देते गए, तो आप कहोगे फिर तो मैं बंदे को कैश पे करके खत्म कर सकता हूँ पैसे। नहीं है भाई, क्यों? गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी। जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको, लास्ट पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया है कि 2 लाख रुपए की लिमिट है पर पर्सन पर ईयर। एक साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते। जब कार परचेज करने गए तब आपने कहा था 15 लाख रुपए मैं आपको नगद दे रहा हूँ कैश में, वो कहेगा भैया मुझे कैश नहीं ले पाऊंगा मैं आपसे, आप मुझे 1,90,000 रुपये कैश दे दो बस, इससे ऊपर कैश नहीं ले पाऊंगा। ये बात मैं कर रहा हूँ किसकी, जो परचेजर जो है वो और सेलर। अब परचेजर कोई बिजनेसमैन की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन के ऊपर लिमिट है भाई, बिजनेसमैन की लिमिट है 10 लाख की, 10,000 की लिमिट है, 10,000 की लिमिट है, तो वो तो कार परचेज कैश में कर सकते नहीं है। बिजनेसमैन जो है वो कार परचेज नहीं कर सकता, वो केवल 10,000 रुपये से ऊपर पेमेंट कर सकते नहीं है कार का कैश में। तो इसलिए सारे बिजनेसों में क्या होता है, व्यापार में सारा पेमेंट ऑनलाइन चले जाता है कि पेमेंट ऑनलाइन कर दो, या फिर EMI पे जो भी होता है इस तरह से। लेकिन वो कैश में पैसे 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं है एसेट्स में। लेकिन अदर देन व्यापारी, अदर देन बिजनेसमैन, आप कहो सर ये कौन हुए, आपको यूजर उपभोक्ता, और सर उपभोक्ता तो वो भी है, व्यापारी उपभोक्ता तो है, मगर उसके ऊपर एक सरकार की लिमिट है। पर एक आम आदमी के ऊपर, जो आदमी व्यापार नहीं करता, माना बंदा, जो बंदे आप जॉब कर रहे हैं, आप आगे जाके अकाउंटेंट बनेंगे, आप जॉब कर रहे हैं, आप कार लाए 15 लाख की कार, तो आप कहोगे सर मेरे को कौन सा अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट मगर लिख रहा हूँ या कई बिजनेस में शो करनी है मुझे, मैं तो नगद दे सकता हूँ 15 लाख रुपए कैश अगर है आपके पास तो वो कह रहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ पे सरकार ने एक नियम बनाया इनकम टैक्स में, जो भी 2 लाख रुपए से ऊपर कैश लेता है पेमेंट, बहुत ध्यान से सुनना इस वाले रूल को। ये रूल इतना काम आपके आने वाला है लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट इसकी लिमिट चेंज कर दे। अभी तक की लिमिट चल रही है, वो लिमिट ये है कि 2 लाख रुपए से
किसी व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है जो, वो 2 लाख रुपए साल से ऊपर कैश पैसा नहीं ले सकता। यानी कि 2 लाख रुपए ले सकता है, 2 लाख 1 रुपए लिया तो उसके ऊपर 100% की पेनल्टी है। डिपार्टमेंट लगाएगा किस पे? पैसा लेने वाले पे, देने वाले पे नहीं। 10,000 रुपये जो थे वो पैसे थे देने वाले पे पैसा, लेकिन ये बात कर रहे हैं पैसा लेने वाला। पैसा लेने वाले पे लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपये। 2 लाख लिमिट क्यों बनाई गई? 2 लाख लिमिट बनाई इसलिए गई कि भाई आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो 2 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट करने पे आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। जो पैसे ले रहा है, पैसे प्राप्त करने वाला, वो बंदा फंस जाएगा। उसके ऊपर सरकार क्या करेगी? आपने माना 2,10,000 रुपये कैश ले लिए और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कैश में 2,10,000 रुपये कैश डिपॉजिट दिखा दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर उसके ऊपर 2,10,000 रुपये की सरकार आपसे, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न ईयरली जो फाइल होता है फाइल करेंगे, वो आप पे 2,10,000 रुपये की पेनल्टी लगा देगी। बस इतनी सी बात है। तो आपको ये काम करना है तो अच्छी बात है, और भैया 2,10,000 रुपये से बचना है तो भैया फिर सिंपल सी बात है, पैसे कैश का भुगतान तेज में। उनको भी ये चीज़ ट्रेंड कर दी गई है कि भाई जो भी आए कह देना 1,90,000 रुपये। कितने? 1,90,000, यानी 10,000 कम। वो 2 लाख नहीं पहुँचने, वो कह 2 लाख पहुँचना भी नहीं है, 1,90,000। सर 1,90,000 तक कैश ले लेंगे बस, बाकी पैसे तो सर ऑनलाइन ट्रांसफर कराओ, चेक दे दो, ड्राफ्ट। चेक को सेम डे में चेक पास हो जाएगा। अगर चेक जिस दिन लगा, पहले चेक की क्लियरिंग, चेक पास होने में 3 दिन का समय लगता था पैसे आने में। अब हो गया है कि चेक आपने जिस दिन चेक आया बैंक में पेमेंट हुआ, उसी दिन चेक के पैसे तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि सेम डे पेमेंट का सिस्टम हो गया है। तो चेक बाउंस हो जाएगा अगर पेमेंट खाते में नहीं हुए। इसलिए किसी को भी चेक दो भैया, बहुत ध्यान से दो कि जैसे ही चेक पेमेंट करेगा पैसा नहीं हुआ, चेक बाउंस मान लिया जाएगा। बाउंस हो गया तो फिर 6 महीने की जेल है जो कंपलसरी है और पेनल्टी रहती है, उससे बचना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब जो कार वाला है वो क्या करेगा? पैसे आते मैं आपको कवर कर दूंगा, आप तब तक अपने फैमिली वाले को ले आओ। आप संग में सब लोग आए हो तो आप कार जब देने जाओगे तो आज तो देखा होगा आपने, पता चलता है कि वो कार की चाबी दे रहे हैं और वो जो कार खरीदने वाला वो चाबी पकड़ रहा है। क्यों? वो मैं भी सोचता था पहले इतनी बड़ी चाबी यार कार में कैसे लगती होगी, बाद में मालूम पड़ा कि चाबी तो केवल 100 पीस है जो उन्होंने रखा हुआ है। जो भी आए उसको दिखाया, एक फोटो क्लिक कराई और चाबी वापस रख दी। पता है क्या हुआ है? ये एक पॉलिसी है बेचने की, ये भी कि आप किसी चीज़ को अगर बेचते हो ना तो आपने क्या किया, उसकी होगी ब्रांडिंग बैठे बैठाए। क्यों? वो कहेगा मैं नई कार लाया, मैं नई कार लाया, देखो सर फोटो मेरी। और आज के डेट में ज़्यादातर मैंने 90% लोग देखे हैं, खास तौर से मीडियम क्लास के, हाई क्लास के लोग तो बात ही नहीं करते। जो मीडियम क्लास का आदमी है या लो क्लास का आदमी है, वो ये चीज़ें फोटो डाल के सोशल मीडिया पर खुश होता है, देखो आज मैं कार लाया। उसकी ये फोटो एडिटिंग होगी ऐसी, वो उसकी फैमिली जाने कौन सा वो मिल रही है टॉफ़ी। भाई ये कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं मिल रही, ये केवल आपका एक इस्तेमाल किया जा रहा है उनके प्रचार के लिए। आप बड़ी खुशी से कार भी डालते हैं फोटो कि साहब मेरी फोटो, उसमें आप अपनी फैमिली की फोटो भी डाल लें और सोशल मीडिया पे आपकी पूरी फैमिली की फोटो आ गई, आपकी एक एविडेंस भी आ गया कि आपने सारी परचेज की थी। कभी कभी कुछ जगह सिक्योरिटी में बहुत सी जगह सवाल ये लोग पूछते जाता है कि आपने कौन सी कार पहले परचेज की थी, उस दिन की डिटेल डाल दो या कार का नाम दे दो। तो ज़्यादातर लोग करते क्या है, कार का नाम डाल देते हैं कि मैंने पहली कार परचेज की थी, उसने कहा कि मारुति सुजुकी की थी, उसने कहा कि अल्टो की थी, मतलब उसका ब्रांड डाल दिया। किसी ने कहा होंडा सिटी की कार परचेज की, किसी ने अमेज कार होंडा सिटी की होती वो डाल दिया, किसी ने कहा वॉक्सवैगन, कुछ भी। तो अगर ये सब चीज़ अगर इस तरह से वो डाल देते हैं, क्योंकि क्या है ना कि ऑनलाइन बैंक में भी ये चीज़ मांगी जाती है सिक्योरिटी में कि आपने पहली कार कौन सी परचेज की, पहला मोबाइल कौन सा यूज़ किया। क्योंकि क्या है, सच जो होता है ना उसको याद नहीं करना पड़ता, वो सच रहता है। और झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि झूठ आप बार बार नहीं याद कर सकते ना। तो सच तो सच रहेगा। अकाउंट किसी का अगर यूज किया हो पीएनबी में या कोई भी बैंक जो ज़्यादा सिक्योरिटी चेक लेती है, वहाँ पर कई सवाल पूछे जाते हैं। बैंक HDFC में आपका खाता हो, 5,000 सवाल आपके कम होंगे। अब आपकी मदर का नाम, आपके फादर का नाम जैसे होते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि मदर का घर का नाम क्या है, फादर का घर का नाम क्या है, या फिर उनके मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट, या आपका पहला स्कूल कौन सा था, या आपकी पहली कौन सी कार ली थी, या पहले कौन सा मोबाइल लिया था, या फिर कौन सी आप पहली बार कब ट्रैवलिंग करने गए थे, कब आपने पहली बार फ्लाइट। ज़्यादातर लोगों को अपनी पहली बार की फ्लाइट हमेशा याद रहती है। किसी ने कहा मैं तो साहब फ्लाइट ली थी जब मैं बिजनेस मीटिंग के लिए गया था, किसी ने कहा कुछ। तो इसलिए हर किसी की कोई ना कहीं एक लाइफ से कनेक्टिविटी होती है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया में जो लोग जिस तरह फोटो क्लिक कराते हैं ना, वो भी आपका एक एविडेंस हो गया। तो वो अगर किसी जो हैकर्स होते हैं ये तो करते क्या है, आपका जो डेटा है वो सोशल मीडिया से निकालते हैं। आपके कौन कौन से बड़े बड़े इवेंट हुए थे,
आपने कहा शादी इस साल हुई थी, ये हुई, तो कहीं पे भी अगर अगर सवाल आया कि आपकी शादी किस साल हुई, शादी का साल डालने का आपने बड़ी खुशी खुशी से, वो देखिए उसमें वो आंसर डालेगा और आपका पासवर्ड खोल सकता है। तो ये नहीं कि एक ही सवाल, और भी सारे कॉम्बिनेशन बच्चों की फोटो पर डाल देते हैं, बहुत गलत है। और जो बच्चों की आप सिक्योरिटी खो रहे हैं, आपके लिए ये दिक्कत है भविष्य के लिए। आप कहोगे सर ये आप तो सर ये वो अलग आपसे अकाउंटेंसी से अलग भटक रहे हो, पर ये आपके काम की चीज़ है। हाँ, बाकी आपकी चॉइस है। खूब अपनी फ़ोटो खिंचाओ ऐसे देखिए, चाबी लेके और एक चाबी लेते हुए। पर मैं समझता हूँ कि अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना बहुत खतरनाक है। आज नहीं कल का डेंजर बहुत है। डेंजर तो ये है क्योंकि आपका डेटा जब कॉमन हो गया, जो बच्चा छोटा है जब वो बड़ा होगा तो देखिएगा उसकी सारी फ़ोटो पहले से शेयर है। क्या प्राइवेसी रही? प्राइवेसी चीज़ होती है ना वो, आपका डेटा सब जगह, क्योंकि आज की डेट में डेटा बहुत महंगा है। सुना भी आपने होगा कि डेटा सबसे वैल्यू किसकी है, डेटा की। इसलिए पुराने इस्तेमाल हुए फ़ोनों को, फ़ोन जो होते हैं ना उनको लोग बेच देते हैं। उसको ना क्या करते हैं लोग, उसमें से भी डेटा निकाल लेते हैं आपका। आपको उसे डेटा मैंने इरेज कर दिया। हार्ड डिस्क से डेटा कभी भी इरेज नहीं होता। आप कितनी बार उसे फॉर्मेट कर लीजिए, डेटा निकल ही आता है। क्योंकि हार्ड डिस्क का आप पढ़ लेना किसी को कहीं पे जाके, हार्ड डिस्क से डेटा कंप्लीट साफ करने का एक ही तरीका है, हार्ड डिस्क को लो हथौड़ा मार के तोड़ दो। इस्तेमाल जो फ़ोनों को जो लोग बेच देते हैं, किला बेच दो, तो आप अपना डेटा बेच दो। कल को किसी साइबर ठग के हाथ मिलेगा, आप कहोगे सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज कुछ नहीं है, कल को आपके पास प्रॉपर्टी बंगला हो गया, तो फिर क्या होगा? तो आपका डेटा वो मिसयूज कर सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक पर बोलने के लिए, तो आप कहोगे इसमें 5-6 घंटे क्लास की थोड़ी पड़ जाएगी। बाकी मर्जी अपनी अपनी चॉइस है कि आपको डेटा कैसे संभालना है। व्यापारी जब कार लेने जाएगा तो जो वो है कार वाला, वो 10,000 रुपये पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है। और अगर कोई व्यापारी बंदा नहीं है, एक यूजर है सीधे, जिसका काम केवल ये है कि वो अपनी जॉब करता है, उसको लेके कार लानी है, तो वो उस कार को लेके आएगा। तो उससे पहले ही करेगा सेलर, जो आपका सेल्समैन होगा उस बंदे का 1,90,000 रुपये का ही सर पेमेंट एक्सेप्ट कैश में होगा, फिर अपने बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए। वैसे तो ज़्यादातर बंदे लोन करवाते हैं, लोन फाइनेंस से ही काम करवाते हैं। तो कैश के मैंने जितने आपको पॉइंट आज नोट कराए थे, वही सब पॉइंटों को मैंने आपको सबको विस्तार से विद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो आपको मैंने बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रा स्टेट हो गया, लोकल सेल और विद इन स्टेट, ये केवल इसलिए क्योंकि देखो बच्चों की कन्वीनियंस के लिए। और इसमें जो बिजनेस मैन व्यापारी वर्ग है उनको भी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का फीडबैक आया है कि उनको इससे फ़ायदा मिल रहा है। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। इंट्रा स्टेट के 2 सेगमेंट हो गए, इंट्रा स्टेट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। देखो इसमें ये सब क्या वही है कि सर कैश बुक में आपने कुछ लिखवाया था पहले, सर पहली बिजनेस की एंट्री थी वो करवाई थी भाई, मेरे पहले वाली क्लासेस जाके देख लो भाई, उसमें मैंने सबको बताया हुआ है। मैं बार बार उस चीज़ों को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, समय खराब होता है आपका भी मेरा भी। आप लोगों का कोई भी सवाल रहता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे चैनल जो भी शिकायतें आपकी होंगी, मेरे हिसाब से मैं उनकी कोशिश करूँगा पूरी करने की, कि आपको मैं जवाब दे सकूँ। जो सवाल लगता है मुझे कि हाँ उसको डिस्कस करना जरूरी है, जो सवाल कॉमन से हैं, केवल आपने क्लास को आपने स्किप कर दिया, इस वजह से आपको डाउट रह रहा है, तो आपके लिए मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में क्लास 1, क्लास 2। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।